Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Chemistry with Rashmi. And yes, I'm Rashmi. Guys, आज हम इस वीडियो में डी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमारा क्विक रिवीजन हो जाएगा. ओके, तो आपके आने वाले पीजीटी केमिस्ट्री एग्ज़ाम के लिए ये जो वीडियो है हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है. तो इस वीडियो को एक बार आप ज़रूर देखें. गाइस, हियर आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड यू very important points regarding to the PGT chemistry exams. Okay, and I'm sure this will be very helpful for your PGT chemistry exam. So let's start. डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जैसा कि आपको पता है, इसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं. ओके, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, यहाँ पे उसके बारे में लिखा हुआ है. एलिमेंट्स हैव इनकम्प्लीट डी सबसेल्स इन दियर एटॉमिक और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट. Okay, elements have incomplete d subcells in their atomic or common oxidation state. वही क्या कहलाएंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएंगे. ठीक है, दैट मीन्स कि जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट्स जिसका डी ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें डी ब्लॉक में जाता है, डी ऑर्बिटल में जाता है, और ये डी ऑर्बिटल क्या हो, इनकम्प्लीट हो. दैट मीन्स डी ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10. तो कंप्लीट भी ना हो और क्या हो, इनकम्प्लीट हो. तो यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन अगर डी ऑर्बिटल में 1 to 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपका एटम किस कैटेगरी का एलिमेंट कहलाएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा. ठीक है, अगर उनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, जो भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, अब जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से शो करते हैं. ओके, तो उनका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उसमें भी जो है अगर उनका इनकम्प्लीट डी सबसेल है तो भी वो क्या कहलाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं. ओके, अब यहाँ पे जो एक एक्सेप्शन बन जाता है या जो जानने वाली बात है वो ये है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये तीनों नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं. ये they are not regarded as transition element because they have completely filled d subcells. जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया. ठीक है, उनके पास completely filled डी ऑर्बिटल होता है, डी सबसेल इनका completely filled होता है. दैट मीन्स कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं, इसलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं समझा जाता है. और ये कोई भी प्रॉपर्टी, दे डू नॉट शो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सेप्ट एबिलिटी टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. ये जो जिंक, कैडमियम या मरकरी है, ये कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो नहीं करते, सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, दैट इज़ कि कॉम्प्लेक्स ये भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं. ओके, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स वो कंपाउंड्स होते हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एक कैटायन होता है जिसे सेंट्रल मेटल आयन भी बोल सकते हैं, और ये सेंट्रल मेटल आयन जो होता है वो कई सारे नंबर ऑफ एनायन से क्या होता है, सराउंडेड होता है. दैट मीन्स कि एक सेंट्रल मेटल आयन कई सारे एनायंस को कैरी करता है. इस टाइप के कंपाउंड्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाते हैं. और ये वाटर में क्या होते हैं, अपने पूरे के पूरे आयंस में डिसोशिएट भी नहीं होते हैं. दैट मीन्स कि ये जो मेटल आयन कनेक्टेड है इन निगेटिव आयन से, जिसको लिगेंड भी कहते हैं. ठीक है, और इनका नेचर होता है या तो ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं या तो ये न्यूट्रल होते हैं. तो ये आपस में सोल्यूशन में भी क्या होते हैं, आपस में जुड़े ही रहते हैं, ये आपस में सेपरेट नहीं होते. ओके, तो इस टाइप के कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं. नेक्स्ट है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं N-1 D1 to 10 एंड NS0 to 2. ओके, आउटर शेल इनका कौन सा है, इनका आउटर शेल है N-1 D to 10. यहाँ पे N की वैल्यू जो भी होगी, यहाँ पे डी ऑर्बिटल का एक कमी होगा. दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे N की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4-1, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा. ओके, और अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा. ओके, यानी कि N-1 क्या है, आपका इनर डी ऑर्बिटल है, N क्या है, आउटर मोस्ट सेल है. ओके, देख लेंगे इसे. फिर है कुछ एक्सेप्शन जो कि ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं. तो देखते हैं, ये है कुछ एक्सेप्शन, उन्हें आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है. जो कॉमन एक्सेप्शन है, जो ज़्यादातर पूछा जाता है, वो है क्रोमियम
और वो है आपका क्रोमियम है, कॉपर है। ओके, ये है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन ये क्या है आपका 4s है, ये तो आपका आउटर ऑर्बिटल है, ठीक है, ये आपका क्या है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है। लेकिन इलेक्ट्रॉन फिल होता है तो सबसे पहले इस 4s में फिल होगा, फिर 3D में फिल होगा। ओके, तो ये आप चीज़ जानते होंगे। जैसे कि क्रोमियम है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 24 है। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है 1s2 2s2 2p6, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा जाता है 3s2 3p6, उसके बाद से आता है 4s। 4s में कितना हो जाना चाहिए 2 हो जाना चाहिए, उसके बाद से 3d आता है और बचे हुए इलेक्ट्रॉन को इसमें फिल हो जाना चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन बचे 4। ओके, बट होना चाहिए ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बट ये हो नहीं पाता है और ये एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन शो करता है। ये लास्ट वाला, इसमें क्या होता है 4s1 हो जाता है और यहाँ 3d क्या हो जाता है 5, ये वाला कन्फिग्रेशन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये 3d 5 d5, आपको पता है डी में टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये होता है हाफ फील्ड। और अगर ये पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये तरीका नहीं है भरने का, पहले इसको सिंगल सिंगल भर लेते हैं फिर डबल डबल भरते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये हाफ फील्ड है, ये कम्प्लीटली फील्ड है। तो हाफ फील्ड और कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं, यानी कि 3d5 जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा 3d4 से। तो ये सिर्फ स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, ज़्यादा स्टेबल होने के लिए ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करता है। सेम चीज़ कॉपर के साथ भी है। कॉपर के साथ में आता है लास्ट में आपका आएगा 4s2 3d9, बट 3d9 क्या होता है लेस स्टेबल होता है किससे 3d10 से। तो जाहिर सी बात है सबकी टेंडेंसी होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल रहे, तो ये 3d9 में ना रह करके 3d10 की स्टेबिलिटी शो करता है और ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करता है। तो 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन जाता है और दूसरा किस में चला जाता है 3d में चला जाता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप याद रखेंगे, बाकी सब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे Nb है, MO मोलिब्डेनम, Ru RH प्लैटिनम, Hg Pt गोल्ड, ये सारी चीज़ें ये सारे जो हैं आपके क्या करते हैं एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करते हैं किसमें ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। इतने सारे एलिमेंट्स हैं जो कि एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, तो आप इन्हें एक बार ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्रोमियम है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है, पैलेडियम है, सिल्वर और गोल्ड, ये सारे जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं वो इसलिए शो करते हैं ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल। जो ये स्टेबिलिटी अभी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की कि ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो इसको ज़्यादा स्टेबल होने के लिए ही ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है फॉर अदर्स आर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन शील्डिंग इफेक्ट एक्सेट्रा आर रीज़न फॉर द एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इतने ये सारे एलिमेंट्स के लिए क्या होगा रीज़न, हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कॉन्सेप्ट आ जाता है, इस वजह से ये एक्सेप्शनल शो करते हैं। और इसके अलावा जो अदर एलिमेंट्स है उनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन और शील्डिंग इफेक्ट वगैरह रीज़न होता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करते हैं। ओके, यानी कि आपको इस टाइप का कन्फिग्रेशन कहीं नहीं मिलेगा, 4s2 हो गया या 3d4 का नहीं मिलेगा अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है। ये ज़्यादा स्टेबल होने की कोशिश करेगा और क्या बना लेता है 3d5 बना लेता है। ओके, तो ये एक चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है देयर आर 4 सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के 4 सीरीज़ हैं, फर्स्ट सीरीज़, सेकेंड सीरीज़, थर्ड सीरीज़ और फोर्थ सीरीज़, ठीक है, याद रखेंगे। यानी कि ये जो सीरीज़ हैं 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड और 7th पीरियड में प्रेजेंट होते हैं। तो 4th पीरियड में होता है पहला सीरीज़ जिसे 3D सीरीज़ बोलते हैं, 5th पीरियड में होता है नेक्स्ट सीरीज़ यानी कि सेकेंड सीरीज़ जिसे 4D सीरीज़ कहते हैं, 6 में 5D सीरीज़ और 7th में 6D सीरीज़। तो याद रखेंगे 4 सीरीज़ होता है 3D 4D 5D एंड 6D, ठीक है। ये उनके एलिमेंट्स हैं। स्कैंडियम से जिंक तक का 3D सीरीज़ में होता है, ये टर्बियम से कैडमियम तक का जो होता है आपका ओके। और 5D सीरीज़ में आते हैं ये लैंथेनम आता है। लैंथेनम के बाद से फिर यहाँ पे
क्या होता है, बीच में गैप होता है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। फिर यहाँ पे 72 से स्टार्ट होता है और मरकरी तक यानी कि 80 तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 60 सीरीज, इसमें भी आप रखेंगे एक्टीनियम होता है 89। एक्टीनियम के बाद से फिर यहाँ पे ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं, बीच में 14 एलिमेंट्स, ओके। और फिर यहाँ पे RF रोफेनियम से शुरू होता है CN तक, ओके। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। ये 57 होता है, फिर 72 से 80 तक होता है, फिर 89 से स्टार्ट होता है, फिर 104 से 112 तक होता है, ओके। अब कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पे देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे इनके जनरल प्रॉपर्टीज़ को ही डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कौन कौन से हैं इनके जनरल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्डिंग। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, और मेटल्स में क्या होता है, स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर विल बी द मेटेलिक बॉन्डिंग, ओके। मेटेलिक बॉन्डिंग उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी जितनी ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है chromium, molybdenum and tungsten. Chromium, molybdenum and tungsten have maximum number of unpaired d electrons and have highest melting point in their respective period. Okay, अगर उनका जो रिस्पेक्टिव पीरियड है, क्रोमियम है, मॉलिबिडनम है, टंगस्टन है, जैसे कि क्रोमियम है, क्रोमियम आपका 3D सीरीज़ का यानी कि फर्स्ट सीरीज़ का है, और मॉलिबिडनम आपका सेकेंड सीरीज़ का है, और टंगस्टन जो है आपका थर्ड सीरीज़ का है। तो इस रेस्पेक्टिव पीरियड में यानी कि 3D सीरीज़ में क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, सेकंड में मॉलिबिडनम का ज़्यादा होगा, थर्ड सीरीज़ में टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होते हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी वजह से। नेक्स्ट है जिंक, कैडमियम एंड मरकरी हैव लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट लोवेस्ट होता है ओनली बिकॉज ऑफ कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। इनके ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, ठीक है। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है टंगस्टन, यानी कि जो टंगस्टन होता है ये शो करता है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग द ट्रांजिशन मेटल्स। अगर हम सिर्फ ट्रांजिशन मेटल्स की बात करें तो सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल्स में टंगस्टन की मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होती है, और मरकरी की क्या होती है, सबसे कम होती है। ये आप याद रखेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर आपसे ये पूछे कि इस पीरियोडिक टेबल में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, तो वो होता है आपका कार्बन। कार्बन का जो ये फॉर्म होता है ना, जो डायमंड होता है, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। कार्बन का जो कोक होता है, इसके जो एलोट्रॉप्स होते हैं, इनके जो फॉर्म होते हैं, ये सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं, ओके। नेक्स्ट है डेंसिटी की बात करें तो ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज़, ओके। ऑस्मियम हैव हाईएस्ट डेंसिटी अमंगस्ट ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड स्कैंडियम शो द लोवेस्ट डेंसिटी अमंग ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ऑस्मियम की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, और स्कैंडियम की सबसे कम होती है। यहाँ पे डेंसिटी लिखी हुई है, आप देख सकते हैं, स्कैंडियम की सबसे कम है, फिर ये धीरे धीरे इंक्रीज़ होता है, बट यहाँ पे जिंक की जा कर के डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है कोबाल्ट, निकल, कॉपर से, ठीक है, आयरन से या मैग्नीज से, इन सबसे क्या होती है, इनकी कम हो जाती है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ये एक्सेप्शनल डेंसिटी शो करता है, ग्रेजुअली इंक्रीज़ नहीं होता है, इन द लास्ट इनकी डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप ध्यान रखेंगे। रेडियाई की बात करें तो 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स की रेडियाई कम होती है 4D और 5D के सीरीज़ के एलिमेंट्स से, बट 4D और 5D की जो रेडियाई होती है, रेडियाई क्या डिफाइन करती है, रेडियाई आप एलिमेंट के एटॉमिक साइज़ को डिफाइन करती है। तो जो 4D और 5D सीरीज़ के एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो रेडियाई होती है वो लगभग क्या होती है, सेम होती है, बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है। तो लगभग इनका साइज़ भी क्या हो जाएगा, सेम ही होगा। ऐसा क्यों होता है, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द लेंथेनॉइड कॉन्स्ट्रक्शन। लेंथेनॉइड यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है अभी मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पे 4D और 5D जो होते हैं,
4D और 5D सीरीज़ के एलिमेंट्स, अभी हमने यहाँ पे लिखा था ना 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़, यानी कि 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़ के एलिमेंट्स की जो रेडियाई होगी वो लगभग क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। और वो सेम क्यों हो जाती है, क्योंकि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। अब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ये है इंटरवेंशन ऑफ 4f ऑर्बिटल्स। 4f ऑर्बिटल्स का क्या हो जाता है, इसमें इंटरवेंशन हो जाता है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे आपको बताया ना कि एफ और यहाँ पे क्या होते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ब्लॉक एलिमेंट्स के ऐड होने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ जाता है और साइज़ क्या होती है, छोटी हो जाती है। तो रिमेंबर दैट दियर साइज और दियर आयनिक रेडियाई इज सेम, ऑलमोस्ट सेम ओनली बिकॉज ऑफ द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इट इज सिंपली इंटरवेंशन ऑफ 4f ऑर्बिटल्स, ओके। फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल्स बिफोर 5d ऑर्बिटल्स, इसमें क्या होता है कि ये जो 5d ऑर्बिटल्स हैं इसके भरने से पहले ये 4f ऑर्बिटल्स भरने लगते हैं। तो आपको पता है शील्डिंग इफेक्ट आपने पढ़ा है, s ऑर्बिटल ज़्यादा शो करते हैं, फिर p, फिर d होता है और फिर f, यानी f ऑर्बिटल जो होता है वो लगभग नहीं के बराबर शील्डिंग करते हैं, ठीक है। तो जब शील्डिंग ही नहीं करेंगे तो क्या होता है, न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से साइज़ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे और ये भी याद रखेंगे, ड्यू टू लेंथेनाइड रेडियाई ऑफ जिरकोनियम एंड हॉफनियम। जिरकोनियम जो है वो 4D सीरीज़ का एलिमेंट है, हॉफनियम जो है वो 5D सीरीज़ का एलिमेंट्स है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। जिरकोनियम और हॉफनियम का जो रेडियाई होता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है। आप देख सकते हैं जिरकोनियम का 160 पिकोमीटर है और हॉफनियम का 159 पिकोमीटर है। तो क्वेश्चन वैसे पूछा जाता है, विच ऑफ द एलिमेंट्स शो द सिमिलर आयनिक रेडियाई, similar radii, sorry, not ionic radii, show similar radii, these elements will be zirconium and hafnium। और भी ऑप्शंस होते हैं इसी तरह से Nb और Ta भी होता है, Mo और W भी होता है, ओके। तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। मॉलिब्डेनम और टंगस्टन का, इनका भी रेडियाई लगभग सेम हो जाता है। क्यों सेम हो जाता है, अगर आपसे रीज़न पूछेगा तो आप बता सकते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अगर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आपको ऑप्शन में नहीं दिया है तो आप ये लिख सकते हैं इंटरवेंशन ऑफ 4f ऑर्बिटल, दोनों में से एक ऑप्शन में दिया होगा, तो ये आप याद रखेंगे। ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन रेडियाई ऑफ दीज एलिमेंट्स इज इक्वल, हैंस दे हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये भी याद रखेंगे कि जनरली क्या होता है, एक सीरीज़ का एलिमेंट दूसरे सीरीज़ के एलिमेंट से डिफरेंट केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी शो करता है, बट ड्यू टू दे हैव द सेम रेडियाई दे शो नियरली सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, okay। So let's start about the next point, it is enthalpy of atomization, okay। enthalpy of atomization में क्या है, energy required to convert metallic crystal into atom, okay। energy required to convert, okay। तो ये है सिंपली, अगर आपका मेटालिक क्रिस्टल है तो अगर उसको हम एटम में कन्वर्ट करते हैं, कोई भी एलिमेंट को उसके एटम्स में कन्वर्ट करते हैं, तो आपका एनर्जी यहाँ पे जो रिक्वायर्ड होगी उसे हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ओके। जस्ट सपोज दिस इज द टंगस्टन, फॉर एग्जाम्पल ओनली, दिस इज द टंगस्टन विच इज प्रेजेंट इन द सॉलिड फॉर्म, ओके। व्हेन इट गेट कन्वर्टेड इनटू एटॉमिक फॉर्म, ओके, एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल एटम में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी उसे ही हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ओके। आपको पता ही है कि एलिमेंट जो होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, एटम्स से मिलके बने होते हैं। तो अगर हम उनके एक एटम की बात करेंगे तो एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होगी यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहलाएगा। तो इसके बारे में देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट हायर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर मेटल बॉन्ड। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं, सो दियर एलिमेंट्स एटोमाइजेशन एंथैल्पी इनकी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो अगर हम ऑर्डर की बात करें तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन 5D सीरीज़ की सबसे ज़्यादा होती है, फिर 4D और 3D की कम होती है। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ये ऑर्डर आप याद रखेंगे। यानी कि जो 5D सीरीज़ के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हैवी मेटल्स कहलाते हैं, और हैवी मेटल्स में क्या होता है, स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड होते हैं। यानी कि 5D सीरीज़ के एलिमेंट्स का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखेंगे, लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
That means stronger interatomic interaction. It will causes stronger bonding between atoms, and due to this higher value of enthalpy of atomization. enthalpy of atomization अधिक होने का रीज़न आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं क्या हो सकता है, लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा एलिमेंट्स में क्या होगा, इंटरेक्शन ज़्यादा होगा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, जिसकी वजह से अब उन बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. तो इसीलिए उसका इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा. ठीक है, तो सिंपल आप ये याद रखेंगे, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन विल बी ग्रेटर व्हेन देयर इज स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. और आपको पता है अगर हम यहाँ डायरेक्ट पूछें तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन 5D सीरीज़ की सबसे ज़्यादा होती है, फिर 4D की और फिर 3D सीरीज़ की. तो एक चीज़ ये आप याद रखेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है आयोनाइजेशन एनर्जी. अगर इसकी बात करें, इट इंक्रीजेज अलॉन्ग अ सीरीज़ में अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है. रीज़न वही सिंपल सा है, साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है. तो अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, मरकरी इज़ लिक्विड मेटल. मरकरी क्या है, लिक्विड मेटल. इट्स वेरी हाई आयोनाइजेशन एंड मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेट इन मेटेलिक बॉन्डिंग. ओके, मरकरी क्या है, लिक्विड मेटल है. लिक्विड होने की वजह से इनका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है. ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ईजिली वहाँ से रिमूव नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव नहीं होते हैं, इसलिए ये मेटेलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते. ठीक है, इसलिए लिक्विड स्टेट में ही पाए जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है स्मॉलर द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द मेटल स्टेबलर इज द कंपाउंड. जितना ज़्यादा स्मॉल आयोनाइजेशन एनर्जी होगा कंपाउंड उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आपका स्टेबल होगा. नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में देखेंगे. ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल एनर्जी डिफरेंस इन n-1d and ns ऑर्बिटल्स. इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ द ऑर्बिटल यूज फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन. ओके, ये आप याद रखेंगे. ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स n-1d में भी जाते हैं और ns में भी जाते हैं. तो इन दोनों ऑर्बिटल्स के एनर्जी डिफरेंस बहुत ही कम होते हैं. तो इन दोनों ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. ऑक्सीडेशन दोनों के इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ होते हैं, इसलिए वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, क्योंकि दोनों ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाते हैं बॉन्ड के फॉर्मेशन में. ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं. स्कैंडियम सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दैट इज़ +3, और जिंक भी जो है सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दैट इज़ +2. कॉपर का याद रखेंगे, +1 और +2 शो करता है. बाकी इन सभी का आप देख लेंगे एक बार. ओके, जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं आप इस चार्ट के थ्रू देख सकते हैं. इसमें 3D सीरीज़ में मैग्नीज होता है जो कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और ये होता है +7. ओके, और एक चीज़ और याद रखेंगे कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो तो या तो ऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं या तो फ्लोराइड्स के फॉर्म में होते हैं. ऑक्साइड्स और फ्लोराइड्स ही एलिमेंट के कंपाउंड होते हैं, वही हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स भी ज़्यादा क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव हैं. ठीक है, और अगर इन दोनों में से पूछे कि सबसे ज़्यादा कौन शो करता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्साइड्स याद रखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के पास टेंडेंसी होती है मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की. ठीक है, फ्लोरीन सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है, बट ऑक्सीजन क्या करता है, मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है, इसलिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड्स के फॉर्म में भी ज़्यादातर शो किया जाता है. ओके, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस. जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाता है कोवैलेंसी एंड एसिडिटी इंक्रीजेस. एसिडिक नेचर, ठीक है, एसिडिक बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड्स आप कह सकते हैं. एसिडिक बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड्स और उनका जो कोवैलेंट नेचर है वो भी क्या होता है, बढ़ता जाता है. किसके बढ़ने के साथ साथ, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के साथ साथ. यानी कि ऑक्सीडेशन अगर लोअर है
लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट मीन्स कि कैसा कंपाउंड होगा, उस बॉन्डिंग कैसी होगी, आयनिक बॉन्डिंग होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है तो कैसा बॉन्डिंग होगा उसमें, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। तो ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के ऑक्साइड हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसे आप याद करेंगे। ओके, बेसिक ऑक्साइड्स, कुछ ऑक्साइड्स हैं जो कि बेसिक नेचर के होते हैं, कुछ एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं और कुछ एसिडिक नेचर के होते हैं। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले बेसिक नेचर शो करेंगे, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक नेचर शो करेंगे, और बीच वाले जो हैं वो एम्फोटेरिक, और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होंगे वो एसिडिक नेचर शो करेंगे। तो एग्जाम में पूछा ये गया था कि जो CrO3 होता है कैसा ऑक्साइड होता है, एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक। तो याद रखेंगे ये होता है एसिडिक। Mn2O7 कैसा होता है, एसिडिक। MnO कैसा होता है, बेसिक। और ये सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं मैग्नीज के। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, ये चार्ट आप ज़रूर देखेंगे। V2O5 के बारे में भी पूछा गया था, CrO के बारे में भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये बेसिक होता है, ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिंक का जो जिंक ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। ओके, और ऑस्मियम ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक नेचर शो करता है। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। और यहीं पे जो है ऑस्मियम जो है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दैट इज़ +8। आप देख सकते हैं ये किस फॉर्म में है, ऑक्साइड के फॉर्म में है। ओके, नेक्स्ट है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैग्नीज Mn2O7 है, Mn2O7 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे +7 ही होगा। ठीक है, तो ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ शो कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ ही शो कर रहा है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसे भी आप देखेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसे कि हम E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज पजेस नेगेटिव वैल्यू ऑफ SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ही ज़्यादा निगेटिव होता है वो एलिमेंट उतना ही ज़्यादा रिड्यूसिंग नेचर को शो करता है। ओके, तो ये आपको यहाँ याद रखना है कि E0 वैल्यू जितनी ज़्यादा निगेटिव होगी वो उतना ही ज़्यादा उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा। और ट्रांजिशन एलिमेंट सारे के सारे क्या होते हैं, रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। और जो जितना ही ज़्यादा नेगेटिव होगा वो उतना ही ज़्यादा उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, वही आपको याद रखना है, एक्सेप्ट कॉपर। कॉपर जो होता है वो पॉजिटिव वैल्यू शो करता है और ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करता है। बाकी सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। ये याद रखिएगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव क्यों करते हैं, क्योंकि इनका SRP वैल्यू जो होता है वो निगेटिव होता है। अगर दो एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट के ही हों, अगर A और B दिए हुए उनकी वैल्यू दी हुई हो -0.4 और एक दिया हो -0.9, और अगर आपसे पूछा जाए सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है तो इसमें हो जाएगा आपका B, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। ओके, और याद ये रखना है कि कॉपर जो है वो पॉजिटिव वैल्यू शो करता है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यू टू हाई आयनिक पोटेंशियल ट्रांजिशन मेटल कैटायंस अंडरगोज हाइड्रोलिसिस इन एक्वस सोल्यूशन। ओके, ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं वो एक्वस सोल्यूशन में उनका इजीली हाइड्रोलिसिस हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मोर नेगेटिव। अब यहाँ पे जो है कॉपर का इजीली हाइड्रोलिसिस नहीं होता। ओके, और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है मोर नेगेटिव E0 वैल्यू, दैट मीन्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर स्टेबल कैटायन इन द सोल्यूशन। E0 जितना ज़्यादा ही नेगेटिव होगा कैटायन उतना ही ज़्यादा क्या होगा उसमें सोल्यूशन में स्टेबल होगा, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है E0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा H इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये जितना ही आप कह सकते हैं कि जितना ही ज़्यादा डेल्टा H निगेटिव होगा उतना ही क्या होगा, E0 भी क्या होगा, निगेटिव होगा। दैट मीन्स कि रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन क्या आएगा हमारा, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। दैट मीन्स कि वहाँ पे भी क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग बिहेवियर ही शो कर रहा है। डेल्टा H क्या होगा, डेल्टा H यहाँ पे जो डेल्टा H है सिंपली ये दिस इज़ द सम ऑफ सब्लिमेशन ऑफ हीट इंथैल्पी, सब्लिमेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी का सम है प्लस हाइड्रेशन इंथैल्पी है। ओके,
अब डिपेंड करता है एच निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा इस हाइड्रेशन इंथैल्पी पे। तो यहाँ पे जो कॉपर का अभी हम बता रहे थे, तो यहाँ पे तो कॉपर का जो इंथैल्पी हाइड्रेशन होता है वो बहुत कम ये कम होता है कि इसको ओवरकम नहीं कर पाता है। दैट मीन्स कि ये निगेटिव वैल्यू इसकी कम होती है और ये पॉजिटिव ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो डेल्टा एच की वैल्यू आती है कॉपर के लिए वो पॉजिटिव आ जाती है। और ये सिंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के, तो ये भी क्या होता है पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, बाकी के लिए डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन नेगेटिव होता है, वो ओवरकम कर देता है इनके सम को। ठीक है, तो ये आया कहाँ से, ये आता है आपका बॉर्न हैबर साइकिल से। ठीक है, बॉर्न हैबर साइकिल से आता है। ठीक है, ये याद रखेंगे कि जो आपका एलिमेंट है यहाँ पे डेल्टा एच हीट ऑफ एंथैल्पी निकलती है और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एटॉमिक फॉर्म में। और इसको हम कई तरीके से ले जा सकते हैं कि जैसे कि सॉलिड फॉर्म में है एक, तो ये मेथड हो गया डेल्टा एच बाई सब्लिमेशन करेंगे सॉलिड का तो किस फॉर्म में आ जाएगा, गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। और आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे यूज़ होगी तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, गैसियस फॉर्म में आ जाएगा, आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे इसका चेंज किस में हो जाएगा, डेल्टा एच का इसमें होगा, तो ये एक्वस फॉर्म में जब आएगा एटॉमिक फॉर्म में, तो यहाँ पे डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन यूज़ होता है। ये होता है बॉर्न हैबर साइकिल प्रेडिक्ट करने के लिए। ठीक है, हीट ऑफ सब्लिमेशन को। तो यहाँ पे सिंपली डेल्टा एच की वैल्यू यही हो जाती है, सम ऑफ दीज थिंग्स इज इक्वल्स टू डेल्टा एच। डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव, दैट मीन्स कि वो निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शो करेगा। ठीक है, तो सारी वैल्यू डिपेंड करती है डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन पे। एग्जाम्पल है कॉपर है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ई नॉट। यहाँ पे रीज़न भी लिखा हुआ है, ई नॉट की वैल्यू कॉपर के लिए क्या होती है, पॉजिटिव होती है, बिकॉज हीट ऑफ सब्लिमेशन एंड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन द इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ये लो होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, इनकी वैल्यू ये लो होता है, लो नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो डेल्टा एच की वैल्यू आ जाती है वो पॉजिटिव आ जाती है। ओके, और पॉजिटिव वैल्यू होने की वजह से भी आप ऐसा कह सकते हैं कि कॉपर अनेबल टू लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड्स। ओके, हाइड्रोजन एसिड से वो रिमूव नहीं कर पाता है, कौन, ओनली कॉपर। अदर एलिमेंट्स रिमूव कर लेते हैं, लाइक जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये सारे के सारे एसिड से हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, बट ये नहीं कर पाता है क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं और कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव है तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर पाता है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे सिंपली डेल्टा हीट ऑफ सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी, इनका जो सम होता है वही डिसाइड करता है डेल्टा एच को। और इन दोनों का सम तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, निगेटिव वैल्यू डिपेंड करती है हाइड्रेशन एनर्जी पे। ठीक है, ये कम होगा तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो ये ओवरऑल वैल्यू जो है आपकी नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो यही याद रखना है, कॉपर का वैल्यू जो होता है वो पॉजिटिव इसीलिए होता है क्योंकि ये जो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होती है वो क्या होती है, कम होती है, क्या होती है, लो होती है, और ओवरऑल जो वैल्यू आ जाती है डेल्टा एच की वो क्या आ जाती है, पॉजिटिव आ जाती है। तो इसका ई नॉट भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन को एसिड से क्या कर नहीं कर पाता है, रिमूव नहीं कर पाता है। ठीक है, एक रीज़न आप ये बता सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जाता है एग्जाम में, कॉपर एक्वस सोल्यूशन में कॉपर 2+ आयन जो होता है मोर स्टेबल देन कॉपर प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, अगर कॉपर 2+ आयन और कॉपर प्लस आयन की स्टेबिलिटी की बात करें एक्वस सोल्यूशन में, तो कॉपर 2+ आयन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू Cu2+ आयन। ऐसा इसलिए, ऐसा तभी हो सकता है कि जब इसकी वैल्यू क्या हो, ज़्यादा निगेटिव हो डेल्टा एच से। ठीक है, डेल्टा एच से निगेटिव ज़्यादा होगी वैल्यू और इसकी क्या होगी, कम होगी, तभी तो जो है ये लेस स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है। इसका मतलब है कि इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन फॉर Cu2+ इज़ मोर नेगेटिव दैन द इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ द कॉपर। ओके, यानी कि दिस डेल्टा एच हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो Cu+ की होती है, वो कम होती है इन द कंपैरिजन ऑफ द Cu2+। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे क्या है, प्लस 0.52 है और यहाँ पे इसकी पॉजिटिव वैल्यू कितनी है, 0.34 है। ओके, तो याद रखेंगे Cu2+ की कितनी है, कम पॉजिटिव है, इसकी क्या है, ज़्यादा पॉजिटिव है, तो ये याद रखेंगे, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट है इस टाइप के
आयंस पाए जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, दो तरह के आयन बनाते हैं, M2+M और यानी कि M2+ किस में रिड्यूस हो रहा है M में, M3+ और M2+ है, M3+ किस में रिड्यूस हो रहा है M2+ में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये क्या है, इनके आयंस क्या हैं। अब यहाँ पे E0 की वैल्यू डिपेंड करती है, बताती है कि ईजिली कन्वर्ट हो जाएगा, ये ईजिली कन्वर्ट होगा या डिफ़िकल्टी से कन्वर्ट होगा, कौन ईजिली कन्वर्ट होगा और कौन ईजिली कन्वर्ट नहीं होगा। दैट मीन्स कि अगर इस टाइप का ट्रांजिशन एलिमेंट है, जस्ट सपोज कि कोई ट्रांजिशन एलिमेंट है जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर रहा है, तो उसमें से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा या कौन ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये सारी डिपेंड करती है वैल्यू पे, किसके वैल्यू पे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के। और उसको हम कैसे एनालाइज करेंगे, सिंपली अगर E0 वैल्यू विल बी मोर निगेटिव, अगर E0 की वैल्यू, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा निगेटिव है, दैट मीन्स कि वो ज़्यादा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि टाइटेनियम है। ठीक है, टाइटेनियम का जो वैल्यू होता है वो ज़्यादा नहीं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। Ti2+ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, फिर V2+ होता है, फिर Mn2+ होता है, फिर क्रोमियम 2+ होता है। ठीक है, हालांकि वेनेडियम के बाद क्रोमियम को होना चाहिए, बट क्रोमियम ना होकर के कौन है, मैग्नीज है, ये याद रखेंगे। Mn2+ इज मोर रिड्यूसिंग, हैव मोर रिड्यूसिंग पावर देन द क्रोमियम। ठीक है, तो ये सीरीज एग्जाम में पूछा हुआ है। उसके बाद से जिंक आयन होता है, फिर आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, निकेल, यानी सबसे लोवेस्ट रिड्यूसिंग नेचर किसका होता है इसमें, Ni2+ का होता है। और कॉपर तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव ही नहीं करता है। ठीक है, तो अगर कॉपर और आयरन में आपसे पूछ ले कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। तो ज़्यादातर हमने देखा है Mn2+ का पूछ लेता है कॉपर क्रोमियम के साथ। ठीक है, तो Mn2+ और क्रोमियम में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, मैग्नीज होगा। और अगर आपका क्रोमियम और आयरन में पूछ ले, इन दोनों में आपका कौन स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो आपका यहाँ पे क्रोमियम होगा। ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ एग्जाम में। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जिसका ज़्यादा पॉजिटिव होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग की तरह बिहेव करेगा। अब जैसे कि Mn3+ है, Mn3+ की जो E0 वैल्यू होती है वो ज़्यादा पॉजिटिव होती है कंपैरिजन टू अदर एलिमेंट्स। ओके, फिर कोबाल्ट होता है, फिर आयरन होता है, फिर क्रोमियम होता है। तो ये याद रखेंगे, निकेल, कॉपर, जिंक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। ओके, और अगर हम क्रोमियम से मैग्नीज आयन की तरफ बढ़े, 3+ आयन की तरफ, स्टेबिलिटी की बात करें तो क्रोमियम सबसे ज़्यादा, स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है, क्रोमियम सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर आयरन, फिर कोबाल्ट और फिर मैग्नीज होगा। अब यहाँ पे ये भी आप याद रखेंगे कि Mn3+ है, Mn2+ तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, बट Mn3+ जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, Mn2+ में। ओके, इसकी वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा पॉजिटिव होती है इन कंपैरिजन टू अदर। यानी अगर यहाँ पे मैग्नीज, आयरन और क्रोमियम को हम कंपेयर करें तो Mn3+ मोर स्टेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन आयरन, और उसके बाद से होता है क्रोमियम। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, इसको याद रखेंगे। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। व्हाट विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा है, अभी हमने यहाँ पे आपको बताया है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। आप ये याद रखेंगे, जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा निगेटिव होगी वो उतना ही ज़्यादा, E0 जिसका ज़्यादा निगेटिव होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो देख लेते हैं सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगी। यहाँ पे माइनस रखना भूल गया हुआ है, ठीक है, आप इसको माइनस यहाँ लगा लेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, क्रोमियम का पॉजिटिव नहीं होता है, तो अब यहाँ पे देखेंगे आप। ठीक है, तो देख लेते हैं क्रोमियम किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्रोमियम 3+ से कन्वर्ट हो रहा है क्रोमियम में, Cr2+ में। ओके, तो 1 मिनट, यहाँ पे Cr2+ हो जाएगा। अब देख लेते हैं वैल्यूज़ इनकी जो वैल्यूज़ है आप देख सकते हैं 0.4 है किसकी, क्रोमियम की, Cr3+ की, मैग्नीज की कितनी है +1.5 है, और आयरन की कितनी है 0.8 है। यानी कि जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा निगेटिव वो उतना स्टेबल। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, Cr3+ सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद से कौन होगा,
उसके बाद से होगा आपका आयरन और उसके बाद से Mn3+, ठीक है। ये सबसे लेस स्टेबल होगा। लेस स्टेबल होने की वजह से ये किसकी तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। स्टेबिलिटी जो है आपकी, स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा, ये एरो पे मच जाएगा, स्टेबिलिटी इधर बढ़ेगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा। तो अभी हमने आपसे बताया Mn3+ आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि ये क्या है, Mn3+ अनस्टेबल है, तो ये इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की ज़्यादा होगी, और जो इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं वही क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो Mn3+ फटाक से इलेक्ट्रॉन को ले करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn2+ में, यानी कि ये एक अनस्टेबल है बट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर इन द फॉलोइंग। बताना है इसमें रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर, सबसे ज़्यादा निगेटिव, यही आपको याद रखना है। E0 जिसका सबसे ज़्यादा निगेटिव, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल और सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ओके। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन है, तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव यहाँ पे है Mn2+। तो यहाँ पे लिख लेंगे Mn2+ जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। Mn2+ के बाद से है यहाँ पे क्रोमियम, तो क्रोमियम 2+ हो जाएगा, और उसके बाद से है Fe2+, ठीक है। तो Fe2+ हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, ठीक है, और रिड्यूसिंग पावर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, आप इन्हें ज़रूर देखेंगे। नेक्स्ट है, why Hg+ exist as Hg2+ while Cu+ exist as Cu+। Hg जो होता है वो Hg+ के फॉर्म में कभी नहीं पाया जाता है, हमेशा Hg2+ के फॉर्म में ही पाया जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको समझाने की कोशिश की गई है कि जो मरकरी है उसका ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, ओके, आप देख सकते हैं। बट जब ये Hg+ के फॉर्म में आता है तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाता है, यानी कि S ब्लॉक में एक इलेक्ट्रॉन बचता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है। अब ये क्या करेगा, स्टेबल होने की कोशिश करेगा, इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये क्या हो जाएगा, फिर स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। तो सोल्यूशन में क्या होता है, 2 Hg+ आपस में कंबाइन कर लेते हैं और वो ये अनस्टेबल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, एक तरीके से इसके लिए हाफ फिल्ड हो गया ना। एस ब्लॉक में इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए और कहीं आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इजीली ये क्या करेगा, फट से उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो यही होता है, ये आपस में कंबाइन कर जाते हैं, 2 Hg+ और Hg बॉन्ड बना लेते हैं और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, Hg2+ में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओके। तो ओवरलैप विथ अदर Hg+ एंड फॉर्म्स Hg2+ आयन, ठीक है। अब ये याद रखेंगे Hg2+ आयन जो होता है वो डायामैग्नेटिक नेचर होता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा। नेक्स्ट है यहाँ पे Hg+ एग्जिस्ट एज डाइमेरिक स्पीसीज एंड फॉर्म Hg बॉन्ड, ये भी आप याद रखेंगे। अब Hg पे 1+ देख करके पैरामैग्नेटिक मत लगा देना, ठीक है। ये इसका नेचर कैसा होता है, डाइमेरिक होता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे कॉपर में क्या होता है, कॉपर में तो 4s1 होता है और कॉपर प्लस के फॉर्म में जब ये आता है तो ये s1 निकल जाता है। यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई नीड नहीं है अदर एलिमेंट की, तो ये ऐसे Cu+ के फॉर्म में एग्जिस्ट आसानी से कर जाता है, ओके। अगर यहीं पे जस्ट सपोज अगर ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता Cu+ का, तो ये भी क्या करता, इलेक्ट्रॉन को पेयर करके स्टेबल होने के लिए इस तरह से बॉन्ड बना लेता Cu++, तो ये क्या हो जाता है Cu2+, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है आयनिक फॉर्म में, ये आयनिक फॉर्म में नहीं न्यूट्रल फॉर्म में है, इसलिए बॉन्डिंग की कोशिश नहीं करता, याद रखेंगे। नेक्स्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, मैग्नेटिज्म 2 तरीके से शो किया जाता है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो एलिमेंट जो होगा पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। 2 तरीके की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहाँ पे शो की जाती है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है शोन बाय मैग्नेटिक मोमेंट, इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट से मैग्नेटिज्म को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिज्म को बढ़ा देते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस पैरामैग्नेटिज्म। और डायामैग्नेटिज्म में क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होता है, ठीक है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा क्या होगा, 0 ही
होगा, जिसे कि हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके लिए एक जनरल फार्मूला होता है, म्यू इज इक्वल्स टू n+2 bm जो होता है बोहर मैग्नेटॉन को बोलते हैं, और ये एक बोहर मैग्नेटॉन इक्वल होता है EH/4πmc। ये याद रखेंगे, कभी कभार आपसे पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पे n क्या है, n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि आयरन, कोबाल्ट और निकिल जो होता है हैव वेरी हाई पैरामैग्नेटिज्म। इनका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बहुत ज़्यादा होता है एंड आर नोन एज फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे क्या है, कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe2+ आयंस। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो सिंपली हम पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेंगे Fe2+ का। तो Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26 होता है। तो इसी से जब हम कैलकुलेट करेंगे इसका, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेंगे, 2s2 2p6 3s2 3p6 और हो जाएगा 4s2 3d6। बट यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी Fe2+ है, ये तो Fe का हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या Fe2+ है, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। तो Fe पे क्या, ये S पे क्या हो जाएगा 0। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 6। तो बना के देख लेते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स को, 1 2 3 4 5 6। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं 4। तो यानी कि नंबर ऑफ n कितना है 4। तो सिंपल सा वो फार्मूला लगा देंगे मैग्नेटिक मोमेंट का, n+2। n की जगह हम क्या रख देंगे 4। तो ये हो जाएगा 4+2 बोहर मैग्नेटॉन। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 2 कितना होता है 6, 6 4 जा 24, √24 बोहर मैग्नेटॉन, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक मोमेंट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। कलर्ड आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। इनकी स्पेशल क्वालिटी होती है, एस ब्लॉक एलिमेंट या पी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो कलर्ड कंपाउंड नहीं बनाते हैं, बट जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। सोल्यूशन में उनका जो आयन होता है वो क्या होता है, कलर्ड होता है। तो फर्स्ट देखते हैं, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर कलर्ड ड्यू टू डी ट्रांजिशन। कलर्ड नेचर क्यों शो करते हैं, इनके कंपाउंड्स कलर्ड क्यों होते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ द डी ट्रांजिशन। तो देखते हैं डी ट्रांजिशन होता क्या है। सिंपल, डी ऑर्बिटल आपको पता है, डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, dxy dyz dzx dx² y² एंड dz²। इसको डीजनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। डीजनरेट ऑर्बिटल मतलब कि ये सारे के सारे सेम एनर्जी के ऑर्बिटल हैं, ठीक है। बट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में डिटेल में, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ कंबाइनिंग एनायन डी ऑर्बिटल स्प्लिटेड इनटू 2 ग्रुप्स, ठीक है। जो कंबाइनिंग एनायन जो इनकी तरफ अप्रोच करता है, या कह सकते हैं लिगेंड जो इनकी तरफ अप्रोच करता है, या एनायन जब मेटल की तरफ अप्रोच करता है, तो ये जो डी ऑर्बिटल होते हैं 5 ऑर्बिटल, ये 2 ग्रुप में टूट जाते हैं। दैट इज़ कि T2G और EG में टूट जाते हैं। एक हायर एनर्जी में टूटता है और एक लोअर एनर्जी में टूटता है, यानी कि इनकी जो डिजेनरेसी होती है वो क्या होती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे डी ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू T2G एंड EG ऑर्बिटल। T2G में आता है dxy dyz और dzx, और EG में आता है dx² - y² और dz²। अब ये डिपेंड करता है कि फील्ड कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड है कि टेट्राहेड्रल फील्ड है, उस पर डिपेंड करता है कि किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी। अगर फॉर एग्जांपल ऑक्टाहेड्रल फील्ड है तो उसमें EG ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, T2G की क्या होती है, कम होती है, वो लोअर एनर्जी का होता है। देन जस्ट सपोज कि यहाँ ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, ओके। तो यहाँ पे विजिबल लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में यहाँ चला जाता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, डी ट्रांजिशन। डी ऑर्बिटल से ही किस में गया है, डी ऑर्बिटल में गया है। कैसे डी ऑर्बिटल, ऐसे डी ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या है, सेम नहीं है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डी ट्रांजिशन। यहाँ डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, ट्रांजिशन हुआ है। विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कंपाउंड जो होते हैं, ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, ट्रांजिशन मेटल आयन हैविंग D0 एंड D10 कॉन्फ़िगरेशन आर कलरलेस, यानी कि वाइट कलर के होते हैं। ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट जिनका कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में D0 हो या D10 हो, वो कलर शो नहीं करते हैं, वाइट कलर के होते हैं। ऐसे कौन से कंपाउंड होते हैं आप देख सकते हैं, कॉपर आयन, जिंक आयन, कैडमियम 2+, Ag+, Au+,
Ag2+, इनका कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में D10 आएगा, इसकी वजह से कलरलेस होते हैं इनके कंपाउंड्स, ठीक है। इसी तरह से स्कैंडियम 3+ है, Ti4+ है, इनका कॉन्फ़िगरेशन D0 आ जाता है, इसलिए ये भी कलरलेस होते हैं। अब यहाँ पे कुछ कंपाउंड है जो कलर्ड होते हैं, तो ये आपको याद रखना है, किसी एग्ज़ाम में इनका कलर पूछ लिया जाता है, तो इन्हें एक बार आप देख लेंगे और याद कर लेंगे कि इनका कलर कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट है, आप इसे ज़रूर एक बार देख लेंगे, इनके आयंस को और इनके कलर्स को आप याद कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कलर कभी कभी पूछ लेते हैं। सिर्फ एक ही Fe3+ आयन होता है जिसका कलर क्या होता है, येलो होता है। अदरवाइज जो इसका अदर कंपाउंड Fe2+ है, ये Fe2+ जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ये पूछा गया है कई एग्जाम में, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, सम ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड हैज़ D0 कॉन्फ़िगरेशन बट दे ऑल्सो एग्जिबिट कलर। और वो कलर क्यों देते हैं, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफ़र, ये याद रखेंगे। कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट के कंपाउंड होते हैं जिनका कॉन्फ़िगरेशन D0 आता है बट वो कलर एग्जिबिट करते हैं, तो वो कलर एग्जिबिट इसलिए करते हैं ओनली ड्यू टू चार्ज ट्रांसफ़र, ओके। तो इसे आप याद रखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि CrO3 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन D0 होता है बट ये क्रोमियम ऑरेंज कलर का होता है ओनली बिकॉज ऑफ द चार्ज ट्रांसफ़र, ओके। कुछ कंपाउंड्स हैं यहाँ पे, इसे आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। ये दीज कंपाउंड्स आर कलर्ड हैविंग D0 कॉन्फ़िगरेशन ओनली बिकॉज ऑफ द चार्ज ट्रांसफ़र। डोंट राइट DD ट्रांजिशन, ओके, इट इज़ ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफ़र। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, ठीक है। ट्रांजिशनल मेटल आयन फॉर्म कॉम्प्लेक्स इजली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल साइज, इनके साइज स्मॉल होते हैं, हायर न्यूक्लियर चार्ज होता है और वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। ये एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सेंट्रल मेटल है और CN6 CN है, CN- आयन होते हैं, कई सारे यानी कि कैटायंस हैं, एनायंस हैं जो कि एक कैटायन को घेरे हुए हैं, ठीक है। इस तरह के कंपाउंड जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट ट्रैप स्मॉल साइज्ड एटम्स सच एज हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन एक्सेट्रा in their voids, and that means their vacant space of their crystal lattice. Such compounds are called interstitial compound. अभी जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किया था अबाउट द क्लाथर, ठीक है। क्लाथर के बारे में हमने एक्सप्लेन किया था। ये क्लाथरेट क्या होते हैं, जो क्लाथरेट्स होते हैं इसमें जो कंपाउंड्स होते हैं और जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं, नॉबल गैसेस को अपने स्ट्रक्चर में क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। बॉन्ड नहीं बनाते, बस सिंपली ट्रैप कर लेते हैं और क्या बनाते हैं, क्लाथरेट्स बनाते हैं। इसी तरह से ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो एक पर्टिकुलर क्रिस्टल लैटिस होता है उसमें जो वाइड्स होते हैं, वाइड्स दैट मीन्स जस्ट सपोज दिस इज़ द जार, ओके। अगर आप इस जार में कंक्रीट भरेंगे तो बीच बीच में यहाँ पे ये जो स्पेस आप देख रहे हैं ये कुछ स्पेस बच जाती है, ठीक है, काइंड ऑफ दिस स्पेस। अगर इसमें आप सैंड डालेंगे तो ये सैंड क्या होगा, इस बीच बीच के स्पेस में भी आ जाएगा। तो ये जो स्पेस होते हैं यानी कि ये जो वैकेंट स्पेस होते हैं इन्हीं को हम वॉइड्स कहते हैं, ठीक है। ये वैकेंट स्पेस क्या कहलाते हैं, वॉइड्स कहलाते हैं। और इन्हीं वॉइड्स में जब स्मॉल एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन ट्रैप कर लिए जाते हैं तब जो कंपाउंड बनता है उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। और ये जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। नॉन स्टाइक्योमेट्री मतलब कि ये वो उनका जो नंबर है स्टाइक्योमेट्री है वो होल नंबर ना होकर के डेसिमल्स में होता है। ये है एग्जांपल कुछ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड डज नॉट ऑल्टर केमिकल बिहेवियर ऑफ मेटल। मेटल के केमिकल बिहेवियर को अल्टर नहीं करता, चेंज नहीं करता, बट सम फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज एज फॉलोज। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है और वो कैसी चेंज होती है तो आप देख सकते हैं, दीज कंपाउंड्स आर वेरी हार्ड एंड रिजिड। सेकेंड चीज़ ये केमिकली इनर्ट हो जाते हैं। तीसरी चीज़ है इंटरस्टिशियल कंपाउंड की प्रॉपर्टी है एक तरीके से आप देख सकते हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट देन दोज ऑफ द प्योर मेटल्स। एंड लास्ट मेटेलिक कंडक्टर, ये भी मेटेलिक कंडक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये पेरेंट कंपाउंड से हार्ड और रिजिड हो जाते हैं, केमिकली इनर्ट हो जाते हैं और पेरेंट कंपाउंड से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ओके। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है।
इनकी कैटेलिटिक एक्टिविटी ऑफ दीज मेटल्स ड्यू टू, कैटेलिटिक एक्टिविटी शो ही क्यों करते हैं, अदर एलिमेंट्स तो उतना जैसे एस ब्लॉक या पी ब्लॉक एलिमेंट्स उतना कैटेलिटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते, बट वाई ट्रांजिशन एलिमेंट शो कैटेलिटिक प्रॉपर्टी, दे विल शो द कैटेलिटिक एक्टिविटी और कैटेलिटिक प्रॉपर्टी ओनली बिकॉज ऑफ, रिमेंबर दीज टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज ड्यू टू दियर वेरिएबल वैलेंसी, एक तो ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं उसकी वजह से, और दूसरी चीज़ टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उसकी वजह से। तो देखते हैं कि वेरिएबल वैलेंसी होने से या कॉम्प्लेक्स बनाने की वजह से कैसे कैटेलिटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल एक्ट एज कैटलिस्ट बाय फॉलोइंग वे, कैसे कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, कैसे हेल्पफुल होता है इनका वेरिएबल वैलेंसी का होना, उसको देख लेते हैं। ड्यू टू वेरिएबल वैलेंसीज दे फॉर्म इंटरमीडिएट्स कंपाउंड and provide a new path with lower activation energy for the reaction। जैसे कि जस्ट सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये कोई रिएक्टेंट ए है और ये रिएक्टेंट बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, जस्ट सपोज इनकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा हो रही है, ये इनकी एनर्जी आपस में इतनी एक्टिवेशन एनर्जी इनको नहीं मिल रही है कि आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट को बना सकें। तो फिर यहाँ पे लेते हैं कैटलिस्ट एज ए ट्रांजिशन मेटल, जस्ट सपोज दिस ट्रांजिशन मेटल एक्ट एज कैटलिस्ट, तो ये एक आप कह सकते हैं यहाँ पे मीडियम की तरह काम करता है या इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। ये इंटरमीडिएट की तरह काम करेगा तो एक दूसरा पाथ प्रोवाइड कर देगा, जैसे कि ए डायरेक्ट बी से कंबाइन ना करके ए इस ट्रांजिशन मेटल के साथ कंबाइन करेगा और क्या बना लेगा, इंटरमीडिएट बना लेगा, और फिर जा कर के ये इंटरमीडिएट बी से क्या करेगा, कंबाइन करेगा और फिर प्रोडक्ट बनाएगा आसानी से। ठीक है, तो अभी ये जो रिएक्शन नहीं हो पा रहा था इस ट्रांजिशन मेटल एक्ट एज कैटलिस्ट के साथ इंटरमीडिएट बना करके बी के साथ कंबाइन करके क्या करता है, प्रोडक्ट बना लेता है। तो इसी तरह से देख लेते हैं कैसे होगा, जैसे कि यहाँ पे ये रिएक्शन दिया हुआ है 2I- पर सल्फेट आयन के साथ रिएक्शन करता है, यहाँ पे Fe3+ एक्ट एज कैटलिस्ट, और रिएक्शन कैसे यूज़ होता है, I2 और सल्फेट आयन बना लेता है, कैसे, थ्रू द कैटलिस्ट Fe3+ आयन। Fe3+ आयन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, इस I- से रिएक्ट करेगा और एक इंटरमीडिएट बनाएगा, ये तो इस यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी है 3+, यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाता है Fe2+ में, और क्या बना देता है, आयोडीन। अब यहाँ पे फिर ये इंटरमीडिएट जो है, इंटरमीडिएट फिर इस पर सल्फेट से रिएक्ट करता है और डिज़ायर प्रोडक्ट बन जाता है, और ये जो कैटलिस्ट यूज़ हुआ था फिर क्या होता है, ये एज इट इज़ बाहर निकल जाता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज़ हुआ एक बेस की तरह या एक इंटरमीडिएट की तरह यूज़ हुआ और रिएक्शन को क्या किया, प्रोसीड किया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कैटलिस्ट किसकी तरह एक्ट कर रहा है, सिर्फ एक इंटरमीडिएट की तरह, एंड प्रोवाइड अ न्यू पाथ ओके टू कंप्लीट द रिएक्शन। सेकेंड क्या तरीका है जिससे कि वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, बाय प्रोवाइडिंग लार्ज सरफेस एरिया फाइनली डिवाइडेड मेटल, फाइनली डिवाइडेड यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह यूज़ करते हैं, फाइनली डिवाइडेड मेटल ले लेते हैं जिसकी वजह से वो क्या होता है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है और रिएक्टेंट्स को, जिससे कि क्या होता है, रिएक्टेंट एड्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, जो भी कैटलिस्ट हमने ट्रांजिशन मेटल का यूज़ किया है, रिएक्टेंट क्या होते हैं उसके कैटलिस्ट के सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाते हैं, और फिर क्या होता है, दिस वीकेन द बॉन्ड बिटवीन एटम इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, बॉन्ड आसानी से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का वीक हो जाता है और ब्रेक हो जाता है, जिससे कि प्रोडक्ट बनने में आसानी हो जाती है। तो ये दो तरीका है जिस तरह से कैटेलिटिक प्रॉपर्टी शो करता है। अब कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं जो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। पहला है V2O5 और वेनेडियम पेंटॉक्साइड और प्लैटिनम, ये कहाँ यूज़ होता है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इन्हें याद करेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। V2O5 का यूज़ करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होता है, इट इज़ द मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ और मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। निकिल का यूज़ होता है हाइड्रोजनेशन, ऑयल के हाइड्रोजनेशन में। आयरन या मोलिब्डेनम का यूज़ किया जाता है हैबर प्रोसेस में, हैबर प्रोसेस इज द मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ओके, फिर यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है TiCl4+ टेट्राइथाइल एल्यूमिनियम, इसे ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, इसे बोलते हैं जिगलर नेटा कैटलिस्ट। एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है जिगलर नेटा कैटलिस्ट क्या होता है, तो ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, इन्हीं का कॉम्बिनेशन होता है, और दिस कभी कभी यूज़ भी पूछ लेता है, तो दिस इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन, जिगलर नेटा कैटलिस्ट यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन। ओके, नेक्स्ट है PH3PRHCl, इसको बोलते हैं
इसको बोलते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है। ट्राइफिनाइल टेट्रा फॉस्फोफेनिल रोडियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट। इट इज़ यूज्ड फॉर हाइड्रोजनेशन, याद रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जिंगलर नेटा कैटलिस्ट और ये विल्किंसन कैटलिस्ट दोनों एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। पीटी या पीटीओ इसे क्या कहते हैं, एडम्स कैटलिस्ट कहते हैं। CuCl2 डिकन्स प्रोसेस में यूज़ होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन फ्रॉम HCl। कार्बन TH एलॉय, कोबाल्ट थोरियम एलॉय फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस में यूज होता है विच इज़ द मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ गैसोलीन। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इनका एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय का फॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये याद रखेंगे, एलॉय जो होता है वो कैसा होता है, हेमोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस होता है, मिक्सचर तो होता है बट दिस इज़ द होमोजीनियस सॉलिड सोल्यूशन, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स में दिए हुए हैं, इनको याद कर लेंगे। ट्रांजिशन मेटल्स आर मिसिबल विथ वन एनदर इन मॉल्टन स्टेट ड्यू टू सिमिलर एटॉमिक साइज, ओके, फॉर्मिंग एलॉय ऑन कूलिंग। इनका एटॉमिक साइज सिमिलर होता है, इसलिए आपस में क्या होता है, ये ऐसे मेटल होते हैं जो आपस में क्या होते हैं, मिसिबल होते हैं, ओके। सेकंड पॉइंट है एलॉयज आर हार्ड रेजिस्टेंट टू कोरोजन एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट alloys of mercury with metal are known as the amalgams। अब ये भी याद रखेंगे कि प्लैटिनम और आयरन अमलगम नहीं बनाते। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट दिया हुआ है एलॉय का और उनका कंपोजिशन दिया हुआ है और यूज़ दिया हुआ है, इन्हें आप देख लेंगे, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ब्रास और ब्रॉन्ज तो बहुत पूछे जाते हैं, आप इन्हें याद रखेंगे। ब्रास में कॉपर और जिंक यूज़ किया जाता है, आप उनका कंपोजिशन दे सकते हैं। इनका यूज़ किया जाता है यूटेंसिल्स को बनाने में। इसी तरह से ब्रॉन्ज है, कॉपर टिन का मिक्सचर होता है, स्टैचूज़ बनाने में यूज़ होता है। मोनियल मेटल है, स्टेनलेस स्टील है, इनवार है, इनवार भी पूछा गया एग्जाम में, इसे भी आप ध्यान देंगे। सोल्जर होता है, बेल मेटल, ड्यूरा एल्यूमिनियम होता है, मैग्नीलियम होता है, मैग्नीलियम भी पूछा गया है, स्टील होता है, जर्मन सिल्वर होता है, ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। गन मेटल भी कई बार पूछा गया है UPPGT के एग्ज़ाम में। तो ये सारे हमने जो यहाँ पे एलॉय का चार्ट दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसे एक बार आप देख के ज़रूर रिवीजन कर लेंगे, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। दिस इज़ अबाउट द कंपाउंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट, इससे रिलेटेड एग्ज़ाम KVS PGT 2023 का एग्ज़ाम जो फरवरी में हुआ था उसमें पूछा हुआ है, ठीक है। पोटेशियम पर मैग्नेट से रिलेटेड क्वेश्चन था, ओके फाइन। अब यहाँ पे देखते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसका केमिकल फार्मूला होता है K2Cr2O7 और इसका जो कलर होता है ऑरेंज कलर का होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है वो पर्पल कलर का होता है और उसका केमिकल फार्मूला होता है KMnO4, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं आपके ट्रांजिशन मेटल से रिलेटेड, ठीक है। और दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, इनका यूज़ किया जाता है बड़े पैमाने पर, ठीक है। अब देख लेते हैं कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है प्रिपेयर्ड बाय क्रोमाइट ओर आप याद रखेंगे FeCrO2O4 से प्रिपेयर किया जाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन द सोल्यूशन क्रोमेट आयंस exist in the equilibrium with dichromate ions and are interconvertible by changing the pH of the solution, okay। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिलेटेड। तो एक तो बनता है क्रोमेट आयन और एक बनता है डाइक्रोमेट आयन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं। क्रोमेट आयन यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, ठीक है। क्रोमेट आयन होता है आपका ये क्रोमेट आयन होता है आपका CrO4 2- और डाइक्रोमेट आयन होता है आपका Cr2O7 2-, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। एल्कलाइन मीडियम में ये क्रोमेट आयन एग्जिस्ट करता है और एसिडिक मीडियम में ये डाइक्रोमेट आयन ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, यानी कि इनका जो है एग्जिस्टेंस इनके pH पे डिपेंड करता है। तो देख लेते हैं, और ये एक लाइन आप फिर से पढ़ के देख सकते हैं। इन द सोल्यूशन क्रोमेट आयन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विथ डाइक्रोमेट आयन एंड आर इंटर कन्वर्टिबल बाय चेंजिंग द pH ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। यानी कि ये CrO4 2- ये दोनों सोल्यूशन में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं अगर हमारा सोल्यूशन न्यूट्रल है। बट अगर हम सोल्यूशन का एसिडिक pH, अगर pH बढ़ाना मतलब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बढ़ा रहे हैं, यानी कि हम उसका एसिडिक नेचर बढ़ा रहे हैं, pH बढ़ना,
pH अगर ज़्यादा हो रहा है दैट मीन्स कि उसका नेचर कैसा हो रहा है, बेसिक हो रहा है, ठीक है, 1 to 14 होता है। तो अगर बेसिक नेचर बढ़ाएंगे यानी सोल्यूशन अगर हम एल्कलाइन करेंगे, ठीक है, तो एल्कलाइन सोल्यूशन में जो है आपका ये क्रोमेटाइन एग्जिस्ट करेगा, और अगर सोल्यूशन हमारा एसिडिक होगा तो उसमें डाइक्रोमेटाइन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं, देख के फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन है कि क्या है। इन एल्कलाइन मीडियम डाइक्रोमेटाइन है, Cr2O7 - डाइक्रोमेटाइन है। अगर एल्कलाइन मीडियम है जस्ट लाइक 2OH- आयन, तो ये क्रोमेटाइन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि याद रखेंगे, अगर हमारा सोल्यूशन एल्कलाइन है तो ये क्रोमेटाइन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, Cr2O4 आयन एग्जिस्ट करेगा। और अगर हमारा मीडियम यानी सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है तो डाइक्रोमेटाइन जो है वो एग्जिस्ट करेगा, याद रखेंगे। एसिडिक मीडियम डाइक्रोमेटाइन के लिए, एल्कलाइन मीडियम क्रोमेटाइन के लिए, और इनका कलर भी डिफरेंट होता है, ठीक है। क्रोमेटाइन का कलर जो होता है वो होता है येलो, और डाइक्रोमेटाइन का जो कलर होता है वो होता है ऑरेंज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, इसको याद रखेंगे, ओके। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर इनका देख सकते हैं, याद रखेंगे। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, और डाइक्रोमेट में CR लिंकेज होता है, यानी कि एक ऑक्सीजन से 2 टेट्राहेड्रॉन जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये इन्हें आप देख लेंगे आसानी से। और एक चीज़ याद रखेंगे कि ये क्रोमियम हुआ या ये क्रोमियम हुए, सारे क्रोमियम, इसमें इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है सब पे ऑक्सीडेशन नंबर सेम ही आएगा, ठीक है। तो आप इनको निकाल के देख सकते हैं, इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो सेम है, कितना आएगा, +6 आएगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो अगर हम हीट करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट को, अगर हम हीट करेंगे तो ये ब्रेक हो जाता है पोटेशियम क्रोमेट में, और Cr2O3 में, और 3O2 में। अब आपको याद क्या रखना है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एल्कली के साथ अगर हम ट्रीट करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट को, एल्कली के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बनता है, पोटेशियम क्रोमेट बनता है, सिंपली येलो कलर का। बट अगर हम एसिड के साथ, ये पूछा हुआ एग्जाम में, एसिड के साथ अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को ट्रीट करेंगे, अगर हॉट और कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है तो क्रोमिक एनहाइड्राइड यानी या क्रोमियम ट्राईऑक्साइड भी बोलते हैं इसको, CrO3 का फॉर्मेशन होता है, ये याद रखेंगे। हॉट और कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर डाइल्यूटेड है तो यहाँ पे क्रोमियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। और अगर एल्कलाइन मीडियम है तो यहाँ पे सिंपली पोटेशियम क्रोमेट का फॉर्मेशन होता है, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड है डाइक्रोमेट से, दैट इज़ द क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। ये एक क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट देता है, तो होता किस लिए है, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ क्लोराइड आयन। इससे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, और ये आया हुआ है कि क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, उसका कलर क्या होता है, किसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे क्रोमिल क्लोराइड इज़ यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ द डिटेक्शन ऑफ द क्लोराइड आयन, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है CrO2Cl2 होता है, और ये इसका जो कलर होता है ऑरेंज रेड कलर का होता है। तो ये बनता कैसे है, सिंपली पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया जाता है विथ सॉल्ट NaCl और KCl ले लें, फिर कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कर दिया जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट को, तो ये क्रोमिल क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। अगर क्लोरीन होगा तो ये टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेंगे, याद रख लेंगे ये प्रोसेस कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है अलॉन्ग विथ NaCl और विद द क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड। तो यहाँ पे क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मेशन CrO2Cl2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं क्या बन गया, यहाँ पे क्रोमिल क्लोराइड बन गया, और ये ऑरेंज रेड वेपर्स के फॉर्म में निकलता है, ठीक है। अगर इस क्रोमिल क्लोराइड को वाटर में मिलाया जाए तो क्या बनता है, क्रोमिक एसिड बन जाता है, जो कि एक येलो कलर का सॉल्यूशन होती है, क्रोमिक एसिड बन जाती है। यूज़ कहाँ किया जाता है, दिस इज़ यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टैनिंग ऑफ लेदर, एंड यूज्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस फॉर एस्टिमेशन ऑफ आयरन आयोडीन इन रेडॉक्स टाइट्रेशन। अब एक चीज़ और पूछा जाता है, यहाँ पे एक और कंपाउंड होता है, जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसी तरह से सोडियम डाइक्रोमेट भी होता है। तो आपको याद ये रखना है कि जो सोडियम डाइक्रोमेट होता है वो वाटर में ज़्यादा आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है इन द कंपैरिजन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कंपाउंड, दैट इज़ द पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। ये किस कलर का होता है, इसका केमिकल फार्मूला होता है KMnO4, और ये जो होता है ये डार्क पर्पल कलर का होता है, ठीक है। इसका बहुत ही यूज़ किया जाता है
एल्कलाइन सोल्यूशन, इसका इनऑर्गेनिक में यूज़ किया जाता है। एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ KMnO4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोला जाता है बेयर्स रिएजेंट, और इसका यूज़ किया जाता है, दिस बेयर्स रिएजेंट का यूज़ किया जाता है अनसैचुरेशन टेस्ट में। ठीक है, कि जो हमारा गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सैचुरेटेड कंपाउंड है या अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अगर कंपाउंड जो है अनसैचुरेटेड होता है, अगर इस एल्कलाइन KMnO4 में अनसैचुरेटेड कंपाउंड डालेंगे तो इसका जो डार्क पर्पल कलर होता है वो कलरलेस हो जाता है, और अगर सैचुरेटेड कंपाउंड है तो कलरलेस नहीं होगा। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं बेयर्स रिएजेंट से कि गिवन कंपाउंड या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सैचुरेटेड कंपाउंड है या अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, तो KMnO4 प्रिपेयर्ड बाई पायरोलुसाइड दैट इज MnO2, ये इसका और होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KNO3। ठीक है, याद रखेंगे इसे। अभी एक लास्ट में आपको एक चार्ट बताऊंगी, एक रिएक्शन बताऊंगी जो कि KVS में पूछा हुआ था इससे रिलेटेड। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, पायरोलुसाइड यानी कि MnO2 जो होता है एल्कली और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KNO3। तो क्या बनता है यहाँ पे पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4 बनता है, ये याद रखिए, ग्रीन कलर का होता है, पोटेशियम मैग्नेट बनता है फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, या यहाँ पे KOH की जगह पोटेशियम कार्बोनेट भी लिया जा सकता था, तो भी यहाँ पे पोटेशियम मैग्नेट ही बनता है ग्रीन कलर का। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि इस पोटेशियम मैग्नेट को एसिडिक मीडियम में ट्रीट किया जाता है, एसिडिक सोल्यूशन में डाला जाता है, तो यहाँ से हमें पोटेशियम परमैंगनेट मिल जाता है पर्पल कलर का, और उसके साथ ही पायरोलुसाइड भी क्या होती है, निकल जाती है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अदर मेथड क्या है, अदर मेथड जैसे कि केमिकल मेथड, अगर हम पोटेशियम मैग्नेट में अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते तो भी हमें पोटेशियम परमैंगनेट मिल जाता है अलॉन्ग विथ पायरोलुसाइड, क्लोरीन मिलाते तो भी पोटेशियम परमैंगनेट मिल जाता, और वाटर और ओजोन को ट्रीट करते तो भी हमें पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पे मिल जाता। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड होता है जिसमें मैग्नेट आयन को एल्कलाइन सोल्यूशन में ट्रीट किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में ट्रीट किया जाता है, तो यहाँ से परमैंगनेट आयन यहाँ से हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल मेथड था, इनका स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लेंगे, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैग्नेट आयन का स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल होता है, ग्रीन कलर का होता है और पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। और जो पर मैग्नेट है ये भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही होता है इसका, पर मैग्नेट आयन का भी। ओके, बट इसका जो कलर होता है वो डार्क पर्पल होता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे वो आप ये नोट कर लेंगे कि ये जो डार्क पर्पल कलर होता है किसकी वजह से होता है, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफ़र फ्रॉम ऑक्सीजन टू मैग्नीज, यही पूछा जाता है। ठीक है, और ये डायमैग्नेटिक नेचर का होता है। नेक्स्ट है कि ये जो पाई बॉन्ड होता है Mn मैग्नीज और ऑक्सीजन के बीच में, ये होता कौन कौन सा ऑर्बिटल यूज़ होता है, फॉर्म्ड बाई ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज, ये भी याद रखिएगा। इसका d ऑर्बिटल होता है और इसका p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके पाई बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ होता है। ठीक है, अब जो एग्जाम में पूछा हुआ था इसको स्टेटमेंट में घुमा फिरा के पूछा हुआ था कि कोई कंपाउंड ए रिएक्ट करता है एल्कली और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तो ग्रीन कलर का कंपाउंड मिलता है, और फिर जब उसको एसिडिक मीडियम में ट्रीट करते हैं तो पर्पल कलर का कंपाउंड मिलता है, और फिर पर्पल कलर के कंपाउंड को फिर जब हीट करते हैं तो फिर कंपाउंड ए वापस मिल जाता है। तो वो पूछा गया था फिर वहाँ पे कि आपका कंपाउंड ABC क्या है, तो ये याद रखेंगे। सिंपली MnO2 को जब एल्कली और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एयर के प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो ये पोटेशियम मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, और फिर पोटेशियम मैग्नेट को एसिडिक सोल्यूशन से ट्रीट किया जाता है तो ये पर्पल कलर के पोटेशियम पर मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। और इस पोटेशियम पर मैग्नेट को जब फिर हीट किया जाता है तो फिर से MnO2 और पोटेशियम मैग्नेट यहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, इसे आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हीट, सिंपली पोटेशियम पर मैग्नेट को जब हम हीट करते हैं तो यहाँ से पोटेशियम मैग्नेट और MnO2 यहाँ से निकल जाते हैं। न्यूट्रल सोल्यूशन में क्या होता है ये आपको याद रखना, न्यूट्रल सोल्यूशन, एसिडिक सोल्यूशन और अल्कलाइन सोल्यूशन में क्या होता है। अब जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट था, वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर उसका सेम था, क्रोमेट आयन में भी डाइक्रोमेट आयन में भी, पर यहाँ पे डिफरेंट होगा। ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट को जब वाटर से ट्रीट करेंगे यानी कि न्यूट्रल सोल्यूशन मिलेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है KOH और MnO2 में। ठीक है, 3 नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ से निकलेंगे जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। तो याद रखना हमें ये है कि MnO2 मिलता है
तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन MnO2, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन न्यूट्रल सोल्यूशन। तो यहाँ पे MnO2 बनता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, न्यूट्रल सोल्यूशन में याद रखेंगे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 4। अब अल्कलाइन सोल्यूशन की बात करें तो अल्कलाइन सोल्यूशन में जो पोटेशियम पर मैग्नेट है, जब इसको KOH एल्कली के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे पोटेशियम मैग्नेट आयन बनेगा। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन मैग्नेट आयन, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन एल्कलाइन सोल्यूशन। ठीक है, तो आपको याद रहेगा तभी तो आप बता पाओगे कि एल्कलाइन सोल्यूशन में पोटेशियम पर मैग्नेट जो है मैग्नेट आयन बनाता है। ठीक है, तो मैग्नेट आयन में जो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है +6। ओके, एसिडिक सोल्यूशन में अगर देखें तो एसिडिक सोल्यूशन में पोटेशियम पर मैग्नेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके पोटेशियम सल्फेट मैग्नीज सल्फेट बनाता है। ठीक है, अब मैग्नीज सल्फेट लिखो या Mn2+ लिखो, दोनों एक ही बात है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इन द एसिडिक सोल्यूशन इट विल बी द +2, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे रिलेटेड डी ब्लॉक एलिमेंट्स से, जैसे कि ये आपके क्विक रीजन के लिए इनफ था। तो आप अब इससे रिलेटेड MCQs आएगा जिसे आप सॉल्व करेंगे और आपको सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके, तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, और हमारे साथ बने रहे। आने वाली वीडियोस में चैप्टर वाइज और MCQs भी आएंगे जो कि आपके PGT केमिस्ट्री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।